देखो, जितने भी लोग नए हो इस चैनल पर और इस वीडियो को देख रहे हो, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से क्योंकि यहाँ पर नोट्स ऑफ AIR-1 का डिस्कशन चल रहा है, तो मैं बता दूं पहले, तुम किसी भी कोचिंग में पढ़ रहे हो, अगर तुम्हें ये विश्वास है कि तुम्हारे टीचर अच्छे हैं, उन्होंने प्रीवियसली अच्छे रिजल्ट्स बनाए हुए हैं, तो तुम जो कुछ भी पढ़ रहे हो उसे एनालाइज करो। ये नोट्स इसलिए नहीं है, या इस नोट्स का ऐसा कोई पर्पस नहीं है, या इस नोट से तुम ऐसा कुछ भी मत सोचना कि अगर मैंने इस नोट्स को पढ़ा तो तुम्हारी भी रैंक 1 आ जाएगी या तुम्हारी कोई बहुत टॉप रैंक आएगी। मैंने 1000 बार कहा है, और अगर तुम इस चैनल से जुड़े हुए तब तो तुम जानते हो, नहीं जुड़े हो पहले तो ऑब्वियसली तुम्हारी सोच डिफरेंट होगी, ज़्यादा जजमेंटल सोच होने के चांसेस हैं। अगर पहले से मुझसे अगर तुम नहीं जुड़े हुए हो तो चांसेस हैं कि तुम आए होगे यहाँ पर मटेरियल लेने के लिए, फर्स्ट रैंक का नोट्स तुम्हें भी चाहिए, किसे नहीं चाहिए होता है। बट मैंने हज़ारों बार बताया कि तुम किसी स्टडी मटेरियल की वजह से टॉप रैंक नहीं बनाते हो। तुम अगर ऐसा होता तो कभी भी कोई भी सेल्फ स्टडी करके नॉर्मल बुक से IIT-JEE पास नहीं कर पाता। मैंने भी एग्जैक्टली JEE पास किया था, नॉर्मल जो मार्केट की बुक हैं उन्हीं को पढ़ करके, एंड विदाउट हेल्प ऑफ एनी टीचर। हाँ, भले ही रैंक पीछे आई थी, लेकिन मैंने बार बार कहा कि जो चीज़ तुम खुद से करते हो ना, वो चीज़ कभी भी छोटी नहीं होती। तो देखो, इस बात को समझो कि हमें टॉप रैंक लाने के लिए नोट्स, AIR-1 के नोट्स की ज़रूरत नहीं है। वो तो चलो मैं तुमसे शेयर कर रहा हूँ, तुम रख लो, इसे कंपेयर कर लो, लेकिन इस बात को समझो। एंड आई होप दैट के सारे लोग समझ रहे हो, कि जो भी समझ रहे हो, चाहे सारे लोग कमेंट्स में ज़रूर लिख करके जाना कि तुम समझ रहे हो मैं जो तुमको समझाना चाह रहा हूँ, कि तुम नोट्स की वजह से टॉप रैंक नहीं बनाते, तुम अपने एटीट्यूड की वजह से, अपनी फाइट की वजह से, अपनी कंसिस्टेंसी की वजह से, अपने लगातार चलते रहने की वजह से, गिव अप ना करने की वजह से, हार्ड वर्क करते रहने की वजह से, परसेवरेंस की वजह से तुम जीतते हो, तुम अच्छी रैंक बनाते हो। समझे? तो फिर आखिर मैं शेयर क्यों कर रहा हूँ इस नोट्स को? मैं शेयर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इस चैनल को बनाने का पर्पस ही है, ये चैनल ऐसी जगह बने जहाँ पर जिस किसी भी स्टूडेंट के पास इस कंट्री में, इस देश में, वो चाहे किसी भी कोने में हो, कोई भी लैंग्वेज बोलता हो, किसी भी इलाके का हो, किसी भी रीजन का हो, आपस में अच्छी चीज़ें शेयर करें। आप कोई भी टीचर हो, कोई भी स्टूडेंट हो, कहीं से भी हो, किसी भी कोचिंग से हो, किसी भी प्लेटफॉर्म से हो, अच्छी चीज़ें शेयर करें। बहुत ज़रूरत है। यूट्यूब पर भसड़ मची हुई है, ढेर सारे चैनल हैं जो सिर्फ दिन रात सिर्फ और सिर्फ बेकार की बातें करते हैं और स्टूडेंट्स का टाइम वेस्ट करवाते हैं। एंड बहुत सारे नए नए यूट्यूबर्स हैं जो एग्जैक्टली सेम पैटर्न पे काम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरी ये कोशिश है, हम सबकी ये कोशिश है इस चैनल पे, जितने भी तुम्हारे मेंटर से, जितने भी तुम्हारे सीनियर से पास आउट, सबकी ये कोशिश है कि जब इतने सारे चैनल्स हैं जो स्टूडेंट्स का टाइम वेस्ट कराते हैं, तो क्यों ना एक ऐसा चैनल हो जहाँ पर कि सच में टाइम यूज़ हो सके, जहाँ पर सच में वो चीज़ें हों जो काम की हैं। एग्जैक्टली। तो आई होप दैट तुम पर्पस को समझ रहे होगे। ये नोट्स शेयर करने का पर्पस यही है कि तुम पॉजिटिविटी लो और तुम खुद देख सको कि यार क्या फर्स्ट रैंक या सो कॉल्ड तुमको लगता है ऐसा कि टॉप 100 वाले भगवान होते हैं। ये मैं तुमको एक बार फिर से रिमाइंड करा दूँ, हर वो स्टूडेंट जो कंसिस्टेंसी को फॉलो करता है, डिसिप्लिन को फॉलो करता है, वो सच में या तो बीस्ट है या फिर गॉड है। कोई जीरो पर, अगर किसी भी स्टूडेंट को तुम अभी जीरो लेवल पर देख लो, अगर वो बंदा भी अगर स्टार्ट करे और कंसिस्टेंट रहे और डिसिप्लिन रहे, कुछ ही महीने बाद, हार्डली 3-4 महीने में तुम देखोगे कैसे वो बीस्ट बन जाता है, कैसे वो गॉडली बन जाता है। तो दोस्त, नोट्स तुमसे शेयर कर रहा हूँ और नोट्स के बारे में भी मैं बता दे रहा हूँ कि इस नोट्स में क्या क्या खासियत है। ये नोट्स एक्चुअली बंसल क्लासेस के समय का है। बंसल क्लासेस में उस समय पर यार हम बहुत कुछ पढ़ाया करते थे, बहुत कुछ। एंड 2015-16 के बाद चीज़ें और डाइल्यूट हुई हैं, और आज के टाइम पर मैं बता दूं बहुत ज़्यादा, अगर तुम JEE मेंस में अच्छी रैंक बनाना चाहते हो तो बहुत ज़्यादा तुम्हें JEE मेंस सिलेबस ओरिएंटेड काम करना चाहिए। JEE एडवांस ओरिएंटेड अगर करते हो तो एनालिटिकल स्किल करने के लिए, अच्छी रीडिंग, अच्छे कॉन्सेप्ट्स, डेप्थ में जाना और एनालिटिकल प्रॉब्लम्स को बनाना ज़रूरी हो जाता है। ओलंपियाड को अगर टारगेट कर रहे हो 2024 वाले या 2023 वाले, तो तुम्हारे लिए और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। सेकंड स्टेज ओलंपियाड तक बहुत ज़रूरी होता है कि तुम्हारे एनालिटिकल स्किल बहुत स्ट्रॉन्ग हो। सेकंड स्टेज नहीं जा सकते अदरवाइज तुम। तो आयनिक इक्विलिब्रियम एक ऐसा चैप्टर जिसे सबको डर लगता है। मैंने केमिकल इक्विलिब्रियम के, अगर तुम चाहते हो टॉपिक सही करना, चैप्टर सही करना, तो मैं अपने लेक्चर्स डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ वेदांतु JEE के, जो मेरी नज़र में ऑलमोस्ट वही लेक्चर्स हैं जो मैंने जो सारे टॉपर बैचेज में पढ़ाए हुए हैं।
टॉप 100 रैंकर्स को भी वही चीज़ें सिखाई हुई हैं जो मैंने यूट्यूब पर डाली हुई हैं। तो कोई भी बंदा जो कि डिज़ायरस है अच्छी रैंक के लिए, जो हार्ड वर्कर है, वो उन लेक्चर्स को देख सकता है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। बट देखो, ये नोट्स पुराना है, ये नोट्स है सतवत जगवानी के टाइम का, ये नोट्स है उत्कर्ष के टाइम का, ऑल इंडिया रैंक 5, ऑल इंडिया रैंक 1, ये उस टाइम का नोट्स है, उस टॉपर बैच का नोट्स है। सेम यही नोट्स जो है ऑलमोस्ट थोड़ा सा प्लस माइनस करके, अब ये तो मुझे स्टूडेंट से मिला है और मुझे याद आ गया, बहुत पहले इसके स्टूडेंट ने शेयर किया था और ये मेरे खजाने में से निकल करके आ गया, तो मैंने शेयर किया। ऐसे ही मैं ढूंढते रहता हूँ, ऐसे बहुत सारे गूगल ड्राइव्स हैं जो मेरे पास हैं पिछले 10 साल से जो चल रहे हैं, और उस पर स्टूडेंट्स ने बहुत सारी चीज़ें जमा की हुई है, लेकिन वो इतना रैंडम है कि उसमें से सही चीज़ें ढूंढना भी मुश्किल हो जाता है। तो मैं उसमें से चीज़ें ढूंढता भी हूँ स्टूडेंट्स की हेल्प से, तो ये निकल कर गया। इस जैसे और भी नोट्स हैं, मैं धीमे धीमे शेयर करूँगा। बट देखो, मैं जो इस नोट्स के साथ जो बातें तुमको बता रहा हूँ ना, वो ज़रूरी हैं। तुम्हें से बहुत सारे लोग तो PDF डाउनलोड करेंगे, निकल जाएंगे, लेकिन जो बातें बता रहा हूँ ध्यान से सुनो, इससे तुमको समझ में आएगा लर्निंग्स क्या क्या है। नोट्स, इस नोट्स की वजह से तुम नहीं टॉपर बनने वाले, तुम टॉपर बनने वाले हो अपनी मेहनत की वजह से, करेक्ट। एंड इस नोट्स में बहुत सारी चीज़ें पुराने टाइम की हैं। देखो यार, 2000 अगर तुम बैक चले जाओ 2000 से 2010 के बीच की अगर बात करो, 2000 से पहले तो और भी चीज़ें बहुत डिस्क्रिप्टिव होती थी। 2006 तक सब्जेक्टिव एग्ज़ाम था जिसमें कि हम लिखा करते थे। मेरे टाइम पर भी सब्जेक्टिव एग्ज़ाम था, और मुझे लगता है कि सब्जेक्टिव एग्ज़ाम की वजह से ही मुझे कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स मिल गए, स्टेप मार्किंग मिल गई। चीज़ें काफ़ी डिफरेंट थी यार उस टाइम पर, और बहुत वास्ट सिलेबस हुआ करता था, कोई था नहीं होता था। कोई क्वेश्चन अगर गलत आ जाए, उसका गलत आंसर दिया जेई ने, तो उस पर कोई पूछ नहीं होती थी, इंटरनेट का टाइम नहीं था। उस वक्त 50 MB एयरटेल में जब आते थे ना, तो वो आज का ना वो 2 GB लगता था। तुम इमेजिन कर सकते हो। वो 2G जो है वो बहुत बड़ी दुनिया थी। रियलिटी में 1.5G चलता था उस वक्त। तो बहुत ही पिछड़ा हुआ ज़माना जैसे था। अभी के लास्ट के 6-7 सालों में जो भी क्रांति आई इंटरनेट की, उससे बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई। इनफैक्ट के तुम देखोगे, आई थिंक दैट कि IIT-JEE के साइट पर भी जो आंसर कीज़ हैं वो लास्ट के 10 to 12 ईयर्स की हैं, जो बताती है कि यार चीज़ें बहुत कुछ चेंज हुई लास्ट के 10 to 12 ईयर्स में। उसके पीछे चले जाओ तो चीज़ें अलग थी। तो जो तुम अभी देख रहे हो ना यहाँ पर नोट्स, उस नोट में बहुत सारी चीज़ें डिस्क्रिप्टिव हैं, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं है आज के टाइम में। अगर तुम मेंस ओरिएंटेड काम कर रहे हो, JEE एडवांस ओरिएंटेड काम कर रहे हो, तो अभी भी हैं, तुम्हें फ़ायदा ही पहुँचाएंगी। एंड अगर मैं पहले तो सजेस्ट करूँगा कि वो स्टूडेंट इस नोट से पढ़े जिसने एक बार गो थ्रू कर लिया है आयनिक इक्विलिब्रियम को। नहीं किया है तो वो भी कर सकता है, बट उसे टाइम लगेगा। अगर उसके पास पेशेंस है तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज माइट भी तुमको चीज़ें बहुत टफ लगे, बिकॉज इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो कि एक्चुअली यार हम नॉर्मली मेंस के लिए यूज़ भी नहीं करते हैं। जैसे मास बैलेंस और चार्ज बैलेंस का कॉन्सेप्ट है, वो आयनिक इक्विलिब्रियम का कोर कॉन्सेप्ट है, और उस कोर कॉन्सेप्ट की वजह से आयनिक इक्विलिब्रियम बहुत अच्छे से समझ में आने लगता है कि एग्जैक्टली आयनिक इक्विलिब्रियम में होता क्या है। मैंने भी जब ब्रूस महान से जब पढ़ा था आयनिक इक्विलिब्रियम का ये वाला पार्ट, मास बैलेंस और चार्ज बैलेंस का, तब जाकर के चीज़ें समझ में आई थी एग्जैक्टली कि किस तरह से आयंस बिहेव कैसे करते हैं। तो इन डेप्थ समझने के लिए वो एक तरह से ज़रूरी हो जाता है। हम जो भी आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं वो बेसिकली वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टर्म्स में पढ़ते हैं, क्यूबिक नहीं पढ़ते हैं। बट आयनिक इक्विलिब्रियम एक्चुअली क्यूबिक इक्वेशन के टर्म्स में डील किया जाता है, वो तुमको इस नोट्स में दिखाई देगा। ओके, तो यार मैं 1-to-1 पेज पर चलता हूँ, थोड़ा तुम्हें ग्लिम्स दे देता हूँ, बता देता हूँ। देखो यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स है, एंड स्टार्टिंग में थोड़ा सॉल्यूशन कैसे बनता है और प्रॉपर्टी क्या होती है, इवन के कंडक्टेंस वगैरह वो भी डिस्कस किया है। फिर पोटेंशियल इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह के बारे में थोड़ी जानकारी दी है। बट आज के टाइम पर तुम इन सबको हटा भी सकते हो अगर तुम मेंस ओरिएंटेड काम करना चाहते हो। फिर ये तो सिंपल जो हम क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन पढ़ते हैं वो है। ऑस्टवर्ल्ड का डाइल्यूशन लॉ तुम्हें पता है कि अगर डाइल्यूट करोगे तो जो वीक एसिड वीक बेसेस होते हैं वो ज़्यादा टूटते हैं, और इसी बात को समझाते समझाते वीक एसिड वीक बेस के बिहेवियर को भी समझाया गया है। तो हम स्टार्ट ही करते हैं यूजुअली वीक एसिड वीक बेस के सेक्शन से। हालांकि आज के टाइम पर मैंने काफ़ी, तुम अगर मेरे पिछले साल के एलीट लेक्चर से देखोगे वेदांतु JEE पर, तो उसमें दिखेगा कि मैंने वाटर के डिसोसिएशन से स्टार्ट किया है, क्योंकि बहुत ही लास्ट के 5 ईयर्स में जैसे सिलेबस ना बहुत ही ज़्यादा JEE एडवांस का भी जिस तरह से अलाइन कर दिया गया NCERT के साथ, वो चीज़ बहुत हेल्पफुल होती है। जैसे मैंने अब आज के इस ज़माने के लेक्चर्स को मैंने जो मोल्ड किया हुआ है, तो मेरे अपने लेक्चर्स
13 साल पहले के अलग थे, 10 साल पहले के अलग हैं। टाइम के साथ मैंने हमेशा ढालने की कोशिश की लेक्चर्स को, सो दैट कि स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। तो ये चूँकि नोट्स पहले का है तो ऑब्वियसली तुम्हें कुछ चीज़ें मतलब पहले के हिसाब से पढ़ाई हुई दिखाई देंगी। नो डाउट काफ़ी डिस्क्रिप्टिव है, अच्छा है और बेजोड़। तो आगे देख रहे हो यहाँ पर अब वाटर के डिसोसिएशन और pH 7 वगैरह का डिस्कशन आया और टेम्परेचर डिपेंडेंसी बताई कि किस तरह से KW जो है टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा KW बढ़ेगा, बिकॉज वाटर का डिसोसिएशन एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, ठीक है। एंड pH से रिलेटेड इक्वेशंस और आर्सेनिक एसिड बेस का कॉन्सेप्ट, एसिड बेस का कॉन्सेप्ट हम बेसिकली इसी चैप्टर से डिराइव करते हैं। पढ़ने का काम आप कहीं भी कर सकते हो, कई बार केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ लेते हो, कई बार कुछ लोग पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा देते हैं, कुछ लोग P ब्लॉक में पढ़ाते हैं, अलग अलग तरीके हैं सबके, जहाँ पर भी तुम पढ़ सको। हम एसिड बेस का कॉन्सेप्ट बेसिकली वीक एसिड वीक बेस का कॉन्सेप्ट यहाँ पढ़ते हैं यानी इक्विलिब्रियम में, तो इसीलिए यहाँ पर डिस्कशन। अब ये वाला सेक्शन ध्यान से देखना, यहाँ पर ना हेडिंग है कैलकुलेशन ऑफ pH फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, केस ऑफ मोनोप्रोटिक एसिड और बेस। तो यहाँ पर वीक मोनोप्रोटिक एसिड लिया गया है जिसका डिसोसिएशन दिखा रहे हैं और डिसोसिएशन कांस्टेंट है K, ओके। अब इस K की वजह से, अब इस K के साथ साथ नीचे वाटर का डिसोसिएशन भी दिखाया है, 1 सेकेंड, हाँ, वाटर का डिसोसिएशन भी दिखाया है और मास बैलेंस का इक्वेशन यूज किया गया है। मास बैलेंस क्या होता है मैं डीप थिंकिंग के एपिसोड में बताऊंगा, डीप थिंकिंग करानी है मुझको इस पर। सो बेसिकली तुम ये जो चीज़ें हैं वो तो अपने आप, जब मेरा डीप थिंकिंग का आयनिक इक्विलिब्रियम आएगा, दुआ करो कि समय निकले और मैं जल्दी बना लूँ। हालांकि मेरा प्लान ये है कि मैं जिस तरह से पीटर एटकिंस मैंने स्टार्ट की, तो पीटर एटकिंस के कुछ चैप्टर्स पहले डीप थिंकिंग के निकाल लूँ और उसके बाद फिर मैं बारी बारी से बुक बाई बुक चलूँ। पीटर एटकिंस है, पीटर साइक्स है, या जेडी ली है, या फिर अपनी एलजी वेड है, या इसी तरह से मैकमरी एंड फे, ब्रूस महान है। सबके प्लान तो है मेरे, बट यार टाइम नहीं मिल पाता, सॉरी उसके लिए। बट प्लान यही है कि डीप थिंकिंग में चैप्टर के हर इस तरह के टॉपिक पर जो फ़ायदा पहुंचा सकते हैं ओलंपियाड लेवल तक उनकी करवा दूं और इस चैनल पे वो सारी चीज़ें जमा हो जाएं। तो ये इक्वेशन देखो, यूजुअली जब तुम इक्वेशन बनाते हो ना तो वो इक्वेशन K = C∝² 1 - अल्फा होता है, बट यहाँ पर क्यूबिक इक्वेशन बनाकर दिखाया गया है। और इसके बाद तुम अगर पता है एग्जैक्टली, अगर तुम मेरे 2010 के अगर लेक्चर देखोगे, 2010-11 के, जब मैंने एक्चुअली शुरुआती टाइम जब था मेरी टीचिंग का, तो मैंने बहुत जो भी इक्वेशंस है ना इस तरह के, इस पर बहुत काम करवाया था। और मुझे याद है कि आज उस टाइम की कॉम्पिटिटिवली चीज़ें आज कितनी आसान हो चुकी हैं, सिलेबस कितना ज़्यादा अलाइंड हो चुका है। जेईई एडवांस का, जेईई मेंस की तो बात ही नहीं करनी, जेईई मेंस का तो अभी के टाइम पर 2022 में यार फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। एंड नो डाउट देखो, इसका मतलब ये नहीं है कि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते तो तुम फॉर्मूला पढ़ करके या फॉर्मूला रट करके ना तुम अच्छा स्कोर कर दोगे। अच्छा स्कोर वही लोग कर सकते हैं जिनकी थिंकिंग, जिनकी एनालिसिस स्ट्रॉन्ग होती है। तभी तुम देखोगे जेईई एडवांस वाले ही जेईई एडवांस में अच्छा करने वाले जेईई मेंस में भी अच्छा करते हैं। एनालिटिकल स्किल्स स्ट्रॉन्ग करना वो बहुत ज़रूरी होता है किसी भी एग्ज़ाम में, अगर तुम अच्छा करना चाहते हो। सो दैट इज़ वाई कि मैं अक्सर जो बुक रीडिंग को बहुत ज़्यादा पुश करता हूँ, बुक रीडिंग करो। खैर, तो यहाँ पर क्या है, ये क्यूबिक इक्वेशन है मास बैलेंस और चार्ज बैलेंस से निकाला हुआ, जिसको कि हम अजम्पशन डाल करके छोटा कर लेते हैं। अब देखो, जो आप छोटा फॉर्मूला यूज करते हो K = C∝² 1 - अल्फा, भाई वो फॉर्मूला आप इससे डिराइव करते हो। तो लोग उस फॉर्मूले को यूज करते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि वो एक्चुअली अजम्पशंस भरे पड़े हुए उस फॉर्मूले में। जो फॉर्मूला है K = C∝² 1 - अल्फा, वो एक्चुअली तभी आएगा जब वाटर का कंट्रीब्यूशन H+ में इग्नोरेबल होगा, इग्नोर किया जा सकेगा, जिसके लिए अपने पास एक शॉर्टकट होता है कि अगर सॉल्यूशन का pH > 10⁻⁻6 है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 10⁻⁶ है, तो हम वाटर का कंट्रीब्यूशन निगलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि KW/H+ जो कि वाटर का कंट्रीब्यूशन होता है, वही देखो नीचे में लिखा है KW/H+ कैन बी निगलेक्टेड एज कंपेयर टू H+, तो इग्नोर कर सकते हैं। एंड यूजुअली क्या होता है कि सॉल्यूशन जो कंसंट्रेशन होता है, अक्सर फेयरली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस हमें दिए जाते हैं। क्यों दिए जाते हैं? तो मेरे लेक्चर्स में देखोगे इन सब बातों पे मैंने बहुत ध्यान दिया है। आयनिक इक्विलिब्रियम बहुत ज़्यादा ही थ्योरेटिकल चैप्टर है, एंड याद रखना किसी भी चैप्टर को जब तुम पाते हो ना टफ, एक्चुअली उसकी थ्योरेटिकल डेप्थ बहुत होती है, दैट इज़ वाई वो टफ लगता है। लोग ये सोचते हैं कि टफ चैप्टर्स होते हैं ना, रोटेशन, आयनिक इक्विलिब्रियम, थर्मो, इनमें न्यूमेरिकल बड़े टफ होते हैं। नहीं, आप गलत हो, ये मिसकॉन्सेप्शन है आपका, बहुत
गंदा मिसकॉन्सेप्शन है। आपको समझना है कि चैप्टर टफ अपने थ्योरेटिकल डेप्थ की वजह से होते हैं और आपके अंदर इतना पेशेंस नहीं है कि आप बैठ करके लेक्चर को लगा सकें, आप घिसाई कर सकें। दैट इज़ वाई वो टफ लगता है। ये हार्ड ट्रूथ है दोस्त। अब बुरा लगता है तो लगे, बट वो सच्चाई है। अगर मैं वो सच्चाई नहीं बताऊंगा तो ये तुम्हारे साथ सही नहीं होगा। यहाँ पर फिर बेसिक सा प्रैक्टिस है और प्रैक्टिस आप करके आगे बढ़ सकते हो। इस वीक एसिड वाले सेक्शन को ओके कर सकते हो। यहाँ पर एजम्पशंस वगैरह बहुत अच्छे से क्लैरिटी के साथ बताए हुए, हर एक बात बताई हुई है। फिर थोड़ा सा लेवल अप किया गया है, केसेस बताए गए हैं कि ये सब केसेस में थोड़ा ज़्यादा सोचना पड़ता है, तो इन सबको आप बारी बारी से कर सकते हो। थोड़ा यार आपको लग सकता है कि बच्चे की हैंड राइटिंग जो है और साफ़ होनी चाहिए थी, बट देखो नोट्स मिल रहे हैं, उसमें खुश रहो और क्लैरिटी अच्छी खासी है। पढ़ने वाले बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, तो ज़्यादा नखरे मत करना। क्वेश्चंस अच्छे से ढंग से बनाना, क्वेश्चन से ही जो यूज़ है इक्वेशन का वो समझ में अच्छे से आएगा। पॉलीप्रोटिक एसिड और बेस का जो कॉन्सेप्ट होता है वो जब तुम पहला सेक्शन पढ़ लेते हो ना, तो ये दूसरा वाला बड़ा इजी हो जाता है। एजम्पशंस को अच्छे से समझना, और यहाँ जो बात लिखी हुई ना K1 ग्रेटर देन K2 एंड देन जो तुम्हें दिख रहा है कि लिखा हुआ है K2 ग्रेटर देन K3, तो ये बताता ये है कि फर्स्ट स्टेप का डिसोसिएशन ही मेन डिसोसिएशन होता है। एंड इसी बेसिस पे सारा का सारा हमारा जितना भी पॉलीप्रोटिक एसिड्स का जो केस है या पॉली एसिडिक बेस है या पॉलीबेसिक एसिड्स हैं, इन सब का केस डील हो जाता है। देन मिक्सिंग वाला केस है। मिक्सिंग में ये तो बेसिक मोल कॉन्सेप्ट वाला पार्ट हो गया, जहाँ पर कि हम मिक्सिंग करते हैं और M1V1 + M2V2 / V1 + V2 कर देते हैं। लेकिन जो हमें आयनिक इक्विलिब्रियम पूछा जाता है वो होता है स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड की मिक्सिंग, देन दो वीक एसिड्स का मिक्सचर। अब यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड वाला सेक्शन चल रहा है, उसके बाद फिर दो वीक एसिड का सेक्शन आ गया जो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखना, आयनिक इक्विलिब्रियम या कोई भी इक्विलिब्रियम का डिस्कशन अगर चल रहा है मेरे दोस्त, तो वो हमेशा ना फोकस ही करता है वीक एसिड वीक बेस पे। क्यों? स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस ना इक्विलिब्रियम नहीं बनाते, सो दैट इज़ वाई कि वो आउट ऑफ लीग है। यानी कि उनका डिस्कशन क्यों होगा ज़्यादा आयनिक इक्विलिब्रियम में? आयनिक इक्विलिब्रियम में डिस्कशन या केमिकल इक्विलिब्रियम में डिस्कशन किसका होगा? जो इक्विलिब्रियम बनाते हैं। करेक्ट? खुद सोच सकते हो, नाम से ही चैप्टर के तुम गेस कर सकते हो कि ऐसे ही कुछ होना चाहिए। एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। इसीलिए इस चैप्टर में ऐसा नहीं स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड आते हैं, लेकिन 99% ऑफ द टाइम डिस्कशन वीक एसिड और वीक बेस पर फोकस्ड होगा। भले ही उसमें मिक्स कर रहे होंगे या कुछ यूज़ हो सकता है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करने वगैरह के लिए, लेकिन मेनली हम फोकस ही करते हैं वीक एसिड वीक बेस पर। अब यहाँ पर सॉल्ट वाला सेक्शन स्टार्ट हुआ, तो देखो आयनिक इक्विलिब्रियम में 3 सेक्शन होते हैं। पहला सेक्शन होता है वीक एसिड वीक बेस का, फिर सॉल्ट का, एंड देन वीक एसिड प्लस सॉल्ट या वीक बेस प्लस सॉल्ट, जिसको कि बफर बोलते हो। तो 3 सेक्शन है। पहले 2 सेक्शन ढंग से आते हैं तुम्हें, तब जा करके तीसरे सेक्शन को तुम समझ पाते हो। तो इसीलिए वीक एसिड का सेक्शन और सॉल्ट का सेक्शन अच्छा होना ज़रूरी है, सो दैट तुम्हारा बफर वाला सेक्शन अच्छा हो सके। मैं आयनिक इक्विलिब्रियम वाले लिंक को, अपने लेक्चर के लिंक को डाल दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, तुम देख सकते हो। एंड आई फर्मली बिलीव दैट कि तुम वो लेक्चर्स जब लगाओगे आयनिक इक्विलिब्रियम को तहस नहस कर दोगे। मैंने बहुत सारे तरीके, बहुत शॉर्टकट्स, बहुत सारी ट्रिक्स बताई हैं मेरे KFCs और जो भी OB कॉन्सेप्ट्स हैं। भाई मुझे पता है कि तुम अगर ध्यान से सुनोगे और वॉच करोगे और उस पर प्रैक्टिस करोगे, चीज़ें बहुत हलवा लगने लगेंगी। ये पूरा सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का ही सेक्शन चल रहा है। यहाँ पर हल्का सा पेज जो है ना ब्लर हुआ, थोड़ी सी मेहनत पड़ेगी पढ़ने में। इस स्कैनिंग के टाइम पर थोड़ा सा कैमरा लगता है हिला है, बट बियर कर लेना इसके साथ। एंड ये पूरा ना हाइड्रोलिसिस का सेक्शन चल रहा है और सारे पता है ये सारे क्वेश्चन ना डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पूछे हुए हैं। तो जितने भी थ्योरेटिकल डेप्थ यहाँ पर मिल रहे हैं ना, उनसे सारी की सारी चीज़ें डायरेक्टली मिलेंगी तुम्हें एग्जाम्स में। सारे अच्छे क्वेश्चन इन्हीं सारे पॉइंट से बनेंगे। इनफैक्ट यार सॉल्ट हाइड्रोलिसिस या फिर बफर हो, सबके अपने अपने टेक्निक्स हैं सॉल्व करने के। एंड तुमको अगर इस तरह के थ्योरेटिकल डेप्थ मिलते हैं तो क्वेश्चन कभी भी अटकते नहीं हैं। तो मेरी नज़र में तुम्हारे पास जो है वो बड़ा बेहतरीन नोट्स है, जिसको यूज़ करके तुम आयनिक इक्विलिब्रियम बहुत अच्छा कर सकते हो। इससे तुम खुद के नोट्स बना लो, इससे तुम खुद के शॉर्ट नोट्स बना लो। एक्चुअली देखो, किसी भी नोट्स का मेन पर्पस ये होता है तुमको डायरेक्शन देना कि ये चीज़ें पढ़नी है। और मैं अपने नोट्स में अक्सर ये चीज़ करता हूँ। आज के टाइम के नोट्स मेरे काफ़ी अलग है। इनफैक्ट हर साल मेरे नोट्स चेंज होते रहते हैं। हमेशा एग्जाम के हिसाब से कुछ ना कुछ चीज़ें मैं ऐड करता हूँ, और ज़रूरत पड़ती है, ऐसा लगता है कि सिलेबस के अकॉर्डिंगली चीज़ें चेंज करनी, कुछ सब्ट्रैक्ट करना, तो वो भी करता हूँ मैं। हमेशा एग्जाम के साथ अलाइंड होकर चलना हमेशा अच्छी चीज़ होती है, बहुत प्रोडक्टिव होती है।
तो अभी मैं इस वीडियो में ज़्यादा बातें और नहीं करूँगा, फिर किसी और वीडियो में और बातें करता हूँ। ऑलरेडी 20-21 मिनट हो चुके हैं, तो अभी टाटा बाय बाय करेंगे। आई होप दैट कि तुम इसको समझ चुके होगे। मैं इसके साथ साथ एक छोटी PDF भी जोड़ रहा हूँ जिसमें लिखा हुआ है कि एक्चुअली इस नोट्स को तुम यूज़ कैसे कर सकते हो, और भाई नोट्स के पर्पस क्या है। वैसे मैंने तुमको इतनी बार रिपीट तो करवाया है, और एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूँ कि देखो ये नोट्स भले ही फर्स्ट रैंक वाले स्टूडेंट का है, लेकिन यार इसको पढ़ करके तुम्हारी फर्स्ट रैंक आ जाएगी या टॉप रैंक आ जाएगी, इस धोखे में मत रहना, समझे। तुम्हारी रैंक तुम्हारी अपनी पढ़ाई की वजह से आती है, तुम्हारे अपने फाइट की वजह से आती है। तुम अपनी स्टोरी लिखो, कॉपी करने की कोशिश ना करो टॉपर की। हाँ, नो डाउट कि नोट्स बहुत अच्छा है सेकंड स्टेज ओलंपियाड तक के लिए। दीज नोट्स आर गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। तुम बहुत कुछ थ्योरेटिकल डेप्थ तुम यहाँ से ले सकते हो। कोई स्टूडेंट अगर जेईई मेंस ओरिएंटेड काम करना चाहता है तो बिंदास करें, एंड अपने कोचिंग को अगर तुम मानते हो कि वहाँ पर बड़ी स्टैंडर्ड पढ़ाई होती है, अच्छे लेवल तक टीचर खींचते हैं, तो फिर डन है, उनको फॉलो करो। ओके, ऑल द बेस्ट। ये पूरा टाइट्रेशन वाला सेक्शन चल रहा है, बफर वाले सारे के सारे अब मिक्स होकर के सारे आ रहे हैं। ओके, चलो, तो ऑल द बेस्ट, टेक केयर। मैं अब